16 जून 2013 की सुबह केदारनाथ वैली बिल्कुल शांत थी। मंदिर के घंटे बज रहे थे, ठंडी हवा पहाड़ों के बीच घूम रही थी और मंदाकिनी नदी अपनी नॉर्मल धारा में बह रही थी। हजारों यात्री रोज की तरह दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये जगह भारत के इतिहास की सबसे भयंकर नेचुरल डिजास्टर्स में से एक का गवाह बनने वाली है। मौसम अचानक बदलने लगा, आसमान का रंग गहरा होता गया। फिर वो बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के अंधेरे में पहाड़ों से पानी, पत्थर और बर्फ एक साथ टूट पड़े। सुबह जब कुछ हद तक शांति हुई तो पूरी दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती थी। तबाही के बीच केदारनाथ मंदिर लगभग अकेला खड़ा था और यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो ये मंदिर कैसे बच गया। 2013 का उत्तराखंड डिजास्टर सिर्फ एक फ्लड नहीं था, बल्कि एक एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट था जिसमें कई चीजें एक साथ हुई। 16 और 17 जून के बीच इस क्षेत्र में असामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कई दशकों के एवरेज से काफी ज्यादा थी। इस बारिश का सबसे बड़ा असर चोराबाड़ी लेक पर पड़ा, जो केदारनाथ के ऊपर स्थित एक ग्लेशियर लेक है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि झील का पानी अचानक नीचे की तरफ टूटा। ये पानी सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि मिट्टी, बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़ों के साथ एक भयानक डेब्रिस फ्लो बन चुका था। मंदाकिनी नदी का फ्लो अचानक कई गुना तेज हो गया। केदारनाथ टाउन, जो नदी के बिल्कुल पास बसा हुआ था, इस प्रकोप का पहला शिकार बना। धर्मशालाएं, होटल्स, सड़कें और पुल कुछ ही घंटों में बह गए। हजारों लोग या तो इस बाढ़ में बह गए या फिर मलबे के नीचे दब गए। ऑफिशियल अंदाजों के मुताबिक हजारों लोगों की जान गई और कई गांव पूरी तरह मिटा दिए गए। ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं था, बल्कि मानव बसावट की गलतियों का भी परिणाम था। केदारनाथ मंदिर का इतिहास इस डिजास्टर से कहीं ज्यादा पुराना है। परंपरा के अनुसार इस मंदिर का संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है और बाद में आदि शंकराचार्य ने इस स्थल को दोबारा स्थापित किया। मंदिर लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचना हमेशा से कठिन रहा है। इतनी कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद मंदिर सदियों से वहीं खड़ा रहा। यह सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पुराने समय की प्लानिंग और समझ का भी प्रमाण है। जियोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक केदारनाथ मंदिर एक मजबूत रॉकी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के नीचे सॉलिड बेडरॉक मौजूद है, जो फ्लड के दौरान भी अपनी जगह से हिला नहीं। मंदिर के आसपास का नेचुरल स्लोप ऐसा है कि ज्यादातर पानी का फ्लो मंदिर से टकराने के बजाय उसके आसपास से गुजर गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था, जो मंदिर को डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचाने में मददगार बना। इस पूरी घटना में एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा। मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर रुकने वाला एक बड़ा पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। साइंटिफिक एनालिसिस के मुताबिक ये शिला डेब्रिस फ्लो के साथ नीचे आई और मंदिर के पीछे जम गई। इस पत्थर ने फ्लड के तेज फ्लो को तोड़ दिया और मंदिर पर पड़ने वाले प्रेशर को काफी हद तक कम कर दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये शिला अपनी जगह से थोड़ा सा भी इधर उधर होती तो डैमेज का पैटर्न बिल्कुल अलग हो सकता था। मंदिर की आर्किटेक्चर भी इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। केदारनाथ मंदिर के पत्थर बिना सीमेंट के एक दूसरे में इंटरलॉक किए गए हैं। मंदिर का बेस काफी ऊंचा और वॉल्स बहुत थिक है, जो लेटरल प्रेशर को एब्जॉर्व कर सकती है। फ्लड के दौरान जब पानी और मलबा आसपास के स्ट्रक्चर को तोड़ रहा था, मंदिर का स्ट्रक्चर अपनी जगह पर स्थिर रहा। यह डिजाइन हिमालयन रीजन के पुराने निर्माण ज्ञान को दर्शाता है, जहां प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ रहने की सोच थी। यह भी सच है कि मंदिर के आसपास बनाए ज्यादातर मॉडर्न स्ट्रक्चर्स इतने मजबूत नहीं थे। कई बिल्डिंग्स बिना प्रॉपर प्लानिंग के नदी के बिल्कुल पास बना दी गई थी। फ्लड प्लेन में कंस्ट्रक्शन और पहाड़ों की बिना सोचे समझे कटिंग ने इस डिजास्टर के प्रभाव को और बढ़ा दिया। केदारनाथ मंदिर इस सबसे अलग था, क्योंकि इसका स्थान और डिजाइन प्रकृति के नेचुरल फ्लो के अनुरूप था। ये फर्क इस डिजास्टर में बिल्कुल साफ नजर आया।
मंदिर के गर्भगृह के अंदर पानी का ना पहुंचना आज भी लोगों को हैरान करता है। साइंटिफिक तौर पर इसका एक्सप्लेनेशन मंदिर के एलिवेटेड थ्रेशोल्ड और इनवर्ट स्लोपिंग डिजाइन से दिया जाता है। फिर भी इतनी भयंकर तबाही के बीच मंदिर का बचना लोगों के लिए सिर्फ एक टेक्निकल घटना नहीं थी। यहीं पर साइंस अपनी सीमा मानता है और कहता है कि चीज को पूरी तरह मेजर या प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं। इसी जगह पर आस्था और विश्वास अपनी जगह बनाते हैं। कई भक्तों के लिए मंदिर का बचना भगवान शिव की कृपा का संकेत है। साइंस इस विश्वास को ना समर्थन देता है ना खंडन करता है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े रह सकते हैं बिना एक दूसरे से टकराए। शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी लोगों के दिल को छूती है। डिजास्टर के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हुए, केदारनाथ मंदिर एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन गया। रेस्क्यू टीम्स ने मंदिर के आसपास फंसे लोगों को निकालने के लिए इसी स्थान का सहारा लिया। मंदिर के खड़े रहने का मतलब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल भी था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो बाद के कई रिपोर्ट्स में सामने आई। बाद के सालों में गवर्नमेंट और साइंटिफिक एजेंसीज ने यह माना कि 2013 की तबाही से हमें कई सीख मिली। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान जियोलॉजी, ड्रेनेज और एनवायरमेंटल सेफ्टी पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। केदारनाथ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग बदल चुकी है। ये डिजास्टर सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी है। दोस्तों, आखिर में केदारनाथ मंदिर का बचना एक ही वजह से समझा नहीं जा सकता। इसमें इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, इंजीनियरिंग है और लोगों की आस्था भी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के सामने विनम्र रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और जब हम सच्चाई को बिना बढ़ावा दिए समझने की कोशिश करते हैं, तभी ऐसी कहानियां सच में अपना अर्थ पाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही गहरी, सच्चाई पर आधारित और ईमानदारी से बताई गई कहानियां पसंद आती है, तो हमारा चैनल देश की असलियत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।